दोस्तों, हमारे बड़ों ने हमें जो भी बातें बताई हैं उन सारी ही बातों में आज के समय में हमें सच्चाई दिखाई पड़ती है। हमारे बड़े बूढ़ों ने हमेशा से हमसे कहा था कि क्राइम कुछ चीज़ों की वजह से होता है। इसमें ज़र, जोरू और ज़मीन ये महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। एक और बताई थी कि इश्क और मुश्क ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि छुपाए छुप नहीं आती। और बड़े बूढ़ों की जितनी भी कहावतें देखें सब के सब सटीक व्यक्ति हैं। क्योंकि दोस्तों आज के इस दौर में जितने भी क्राइम हो रहे हैं वो सारे के सारे क्राइम अवैध संबंधों की वजह से हो रहे हैं। और अवैध संबंधों के बारे में ऐसी बातें बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं कि अवैध संबंध तुम्हारे परिवार को ऐसे खाता है जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है। और परिवार धीरे धीरे खोखला होता चला जाता है। और जब तक तुम्हें समझ आती है, जब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है, पूरा ही जो घर होता है, परिवार होता है, वो खोखला हो चुका होता है। और दोस्तों आज की जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, इस कहानी के अंदर आप लोग ये चीज़ें बखूबी देखेंगे। इस कहानी के अंदर इसी परिवार के अंदर अवैध संबंधों की दीमक लग जाती है। ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट है कि चैनल अभी नया है, आप लोगों के कहने पर बनाया तो ज़रूर है, लेकिन आप लोग अपना प्यार और अपना सपोर्ट ज़रूर बनाए रखें। जो लोग नए वाले हमारे इस चैनल पर विज़िट कर रहे हैं वो लोग चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फिर चलते हैं, सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। बात करें दोस्तों आज की इस कहानी की, तो इस कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र से। और इसी महाराष्ट्र के अंदर एक ज़िला लगता है जालना ज़िला। अच्छा, ये जो जालना ज़िला है, इसी ज़िले के अंतर्गत एक तहसील, एक थाना आता है बदनापुर तहसील। अच्छा, ये जो बदनापुर तहसील थाना है, इसी एरिया के अंदर एक गांव लगता है सोमठाड़ा गांव। और इसी सोमठाड़ा गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। इसमें परिवार के जो मुखिया हैं इनका नाम है रामनाथ। रामनाथ जिनकी उम्र लगभग 56 साल के आसपास है। रामनाथ की पत्नी और रामनाथ के टोटल 2 बेटे हैं। एक का नाम परमेश्वर है जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास हो चुकी है, और एक का नाम ज्ञानेश्वर है जिसकी उम्र लगभग 28 वर्ष के आसपास है। दरअसल रामनाथ का जो बड़ा वाला बेटा जिसका नाम परमेश्वर होता है, जब इसकी शादी की उम्र होती है तो उसके बाद में रामनाथ अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढना शुरू करते हैं। तमाम रिश्तेदारों से कहा जाता है कि कोई अच्छी लड़की संस्कारी हो तो बताइएगा। लिहाजा ये जो तलाश होती है रामनाथ की अपने बेटे परमेश्वर के लिए आखिरकार ख़त्म होती है। मनीषा नाम की एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास होती है, उसके साथ में इसी परमेश्वर की शादी तय हो जाती है। अब दोस्तों धीरे धीरे वक्त गुजरता है। जो डेट फिक्स हुई थी उस डेट पर शादी हो जाती है। जो परमेश्वर और जो मनीषा थे ये दोनों पति पत्नी होकर एक दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा खुश थे। रामनाथ भी बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि उनके परिवार में अब एक लड़के का घर बस चुका था। जो बड़ा वाला बेटा था वो अपने परिवार में सेटल हो चुका था। लिहाजा ये जो पूरा ही परिवार था, ये पूरा ही परिवार मेहनत मजदूरी कर कर अपना भरण पोषण किया करता था। रामनाथ जिनकी उम्र 56 साल के आसपास थी वो भी कामकाज करने के लिए अक्सर मजदूरी पर जाया करते थे। जो रामनाथ का बड़ा वाला बेटा परमेश्वर था जिसकी उम्र 30 साल के आसपास थी, जिसकी हाल ही में शादी हुई थी, वो भी मजदूरी पे जाया करता था। और जो छोटा वाला बेटा था जिसका नाम ज्ञानेश्वर था, उम्र 28 साल के आसपास थी, ये भी मजदूरी पे जाया करता था। धीरे ही धीरे ऐसे ही सब कुछ चलता रहता है। ये जो परिवार था इसी मेहनत मजदूरी से अपने परिवार का भरण पोषण करता। सारी ही चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। परिवार में भले ही पैसा कम हो, लेकिन उसके बावजूद भी इस परिवार के अंदर जो प्यार है, जो स्नेह है, वो भरपूर था। और रामेश्वर जो था वो इतना ज़्यादा बढ़िया लड़का था कि हर कोई उसकी तारीफ़ किया करता था। दूसरी तरफ जो छोटा बेटा ज्ञानेश्वर था उसके बारे में तो लोग कह दिया करते थे थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा सा जज्बाती है, थोड़ा सा जवाब दे देता है। इस तरीके की बातें ज्ञानेश्वर के बारे में लोग किया करते थे। लेकिन जो बड़ा बेटा परमेश्वर था ये बहुत ज़्यादा बढ़िया था। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता है। इसी वक्त के साथ में एक तारीख आ जाती है 15 अक्टूबर साल 2025। और 15 अक्टूबर साल 2025 को जो परमेश्वर था, चूँकि वो घर पे होता नहीं है, कहीं काम के सिलसिले में बाहर गया था, शाम हो जाती है। अब शाम हो जाती है तो उसके बाद में जो परमेश्वर के पिता होते हैं वो भी पता करते हैं रामनाथ के बेटा कहाँ गया है। तो बताया जाता है कि बाहर काम पे चले गए। अच्छा, आस पड़ोस के जितने भी लोग होते हैं वो भी बार बार परमेश्वर के बारे में पूछते हैं, लेकिन परमेश्वर के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है और वक्त गुजरने के साथ में लगभग 10 से 15 दिन का लंबा समय गुजर जाता है। अब 10 से 15 दिन का समय गुजर चुका था। जो परमेश्वर था उसका ना तो घर पे कोई कॉल आया था, ना किसी जानने वाले, किसी दोस्त, किसी गांव के किसी लड़के को फ़ोन आया था।
लिहाजा धीरे धीरे गांव वालों को ऐसा लगता है कि जो परमेश्वर है ये अगर कहीं काम पर जाता तो ज़रूर से ज़रूर परिवार के किसी सदस्य से कांटेक्ट करता, किसी सदस्य से कांटेक्ट ना करता तो परिवार में भले ही वो अपने पिता से कांटेक्ट करता, माँ से कांटेक्ट करता, भाई से कांटेक्ट करता। अब धीरे धीरे ये चीज़ें चलती रहती हैं। कहीं ना कहीं गांव वालों को अब थोड़ा सा डाउट होता है। जब डाउट होता है तो इस बात की सूचना वो नज़दीकी पुलिस थाने में दे देते हैं। वो कहते हैं कि इस परिवार का एक लड़का है जिसका नाम परमेश्वर है, उम्र लगभग 30 साल के आसपास है और वो लापता है। अब इधर पुलिस इस पूरे मामले को दर्ज करती है, लेकिन इसी बीच में एक तारीख आती है 12 नवंबर साल 2025 और इसी 12 नवंबर साल 2025 को सुबह के तकरीबन 11 बजे के आसपास का समय होता है और जो सोमठाणा गांव है, इसी गांव के थोड़ा सा दूरी पर एक तालाब पड़ता है। उसी तालाब से बोरी में बंधा हुआ, कट्टे में बंधा हुआ एक शव बरामद होता है। जब उस शव को स्थानीय लोगों की मदद से निकाला जाता है तो पता चलता है कि ये शव किसी और का नहीं बल्कि जो व्यक्ति गुम है, लापता है, परमेश्वर, उसी का शव है। लिहाजा पुलिस में ये सूचना पहले से ही थी, इसलिए पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंच जाती है और जो डेड बॉडी उस तालाब से मिली थी उस डेड बॉडी को सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अब डेड बॉडी तो पोस्टमार्टम के लिए जा चुकी थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि एक व्यक्ति जो कि 15 अक्टूबर से गुम है और उसकी डेड बॉडी जो है वो 12 नवंबर को मिली है। ऑलमोस्ट 1 महीने का लंबा समय गुजर चुका है, लेकिन इस 1 महीने में न परिवार के किसी भी सदस्य ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। जब इस बारे में रामनाथ से पूछा जाता है तो रामनाथ कहते हैं कि मैंने पूछा था बहू से, तो बहू ने कहा कि काम करने गए। बहू से पूछा गया तो उसने कहा कि वो तो मुझसे यही कहकर गए थे कि काम पे जा रहे हैं। अच्छा, भाई से पूछा ज्ञानेश्वर से तो उसने भी यही कहा। लेकिन उसके बाद में पुलिस जो थी अब आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है और साथ के साथ इस गाँव के अंदर अपने मुखबिर एक्टिव करती है। अब जैसे ही पुलिस इस गांव के अंदर अपने मुखबिरों को एक्टिव करती है तो एक मुखबिर पुलिस को कुछ ऐसी बात आकर बताता है कि जिसके बाद में जो पुलिस होती है सीधा जो परमेश्वर का छोटा भाई ज्ञानेश्वर था उसे और परमेश्वर की पत्नी मनीषा, इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अब मनीषा और ज्ञानेश्वर इन दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस थाने लेकर आया जा चुका था। इन दोनों से पूछताछ शुरू की जाती है। शुरुआत में जब इनसे पूछताछ की जाती है तो ये लोग पुलिस को इधर उधर की बातें बताते हैं। वो कहते हैं कि साहब आपको सही कातिल नहीं मिल रहा है तो आप हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तरह तरीके की बातें, तरह तरीके से पुलिस को इमोशनल ब्लैकमेल करना। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं पुलिस को कुछ ऐसे इनपुट मिले थे जिससे पुलिस का जो शक था वो यकीन में बदल चुका था। इसलिए पुलिस जो थी अब ज्ञानेश्वर और मनीषा के ऊपर सख्ती दिखाती है और साथ के साथ इन दोनों को अलग अलग बैठाती भी है और अलग अलग बैठाने के बाद में इन दोनों से अलग अलग तरीके से पूछताछ भी की जाती है। इन दोनों से कहा जाता है, यानी मनीषा से कहा जाता है कि ज्ञानेश्वर ने सब कुछ बता दिया है, तुम बता दोगी तो तुम्हारी सज़ा कम हो जाएगी। उधर ज्ञानेश्वर से कहा जाता है कि मनीषा ने सब कुछ बता दिया, तुम बता दोगे तो तुम्हारी सज़ा कम हो जाएगी। लिहाजा उसके बाद में ये लोग पुलिस के जाल में फंसते हैं और उसके बाद में एक डरावनी कहानी सुनाते हैं। दरअसल जो मनीषा होती है वो कहती है कि मैंने ही अपने देवर ज्ञानेश्वर के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की थी। अब जैसे ही ये बात निकल के आती है तो पुलिस हत्या के पीछे का रीज़न पूछती है और दोस्तों जो रीज़न ये लोग बताते हैं उस रीज़न को सुनने के बाद में हर किसी का जो सिर होता है वो शर्म से नीचे झुक जाता है। दरअसल ज्ञानेश्वर बताता है कि भैया परमेश्वर की शादी जब मनीषा के साथ में होती है और मनीषा जब शादी कर घर आ जाती है तो अक्सर देवर भाभी के बीच में मजाक हो जाया करता था। अब देवर भाभी के बीच में जब मजाक होता तो ये लोग कभी कभी डबल मीनिंग वाले बातें भी कर लिया करते। अच्छा, परमेश्वर और जो घर के मुखिया रामनाथ थे ये काम पर जाया ही करते थे। कभी कभी ऐसा होता ज्ञानेश्वर घर पे ही रह जाता। जब घर पे रह जाता तो अपनी भाभी से मजाक करता और इसी मजाक में कहीं ना कहीं उसकी जो भाभी थी अपने देवर ज्ञानेश्वर के प्रति अट्रैक्ट हो जाती है। और जब ये अट्रैक्ट होती है तो शायद ज्ञानेश्वर भी यही चाह रहा था। वो अपनी भाभी से डबल मीनिंग बातें शायद इसलिए ही किया करता था ताकि वो अपनी भाभी को अपने जाल में फंसा सके। उसके बाद में मनीषा और ज्ञानेश्वर ये दोनों एक दूसरे के साथ में नाजायज़ ताल्लुकातों में बंध जाते हैं और धीरे धीरे इन दोनों का जो रिश्ता था ये परवान चढ़ता है। और एक बार इन दोनों के बीच में नाजायज़ ताल्लुकात बनाने का जो सिलसिला था जब वो शुरू होता है तो फिर उसके बाद कभी रुकने का नाम नहीं लेता। आए दिन जब कभी भी परमेश्वर घर पे नहीं होता ज्ञानेश्वर उसकी पत्नी मनीषा के साथ में शारीरिक संबंध बनाता। ऐसे ही सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि बड़े बूढ़ों की एक कहावत है कि इश्क और मुश्क ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि छुपाए छुप नहीं पाती। आखिरकार मनीषा और ज्ञानेश्वर के रिश्ते के बारे में परमेश्वर को पता चल जाता है। जब उसे ये पता चलता है कि उसका ही सगा भाई उसकी ही पत्नी के साथ में नाजायज़ ताल्लुकातों में है तो वो सबसे पहले अपनी पत्नी मनीषा से बात करता है, उसे समझाता है, कहता है कि देखो ये बातें अगर समाज में जाएंगी तो हम लोग कहीं पर मुंह दिखाने का रहेंगे नहीं
और मुश्किल ये हो जाएगी कि लोग बड़ी बदनामी करेंगे। उसके बाद अपने भाई ज्ञानेश्वर से भी बात करता है, उसे भी समझाता है, लेकिन ये बात ना ज्ञानेश्वर के जहन में आती है, ना उसकी जो भाभी मनीषा थी उसके जहन में आती है, और ये दोनों लगातार इसी तरीके के रिश्ते बनाते रहते हैं। अब जो परमेश्वर था ये अपनी पत्नी मनीषा के ऊपर सख्ती रखता है। जब ये उसके ऊपर थोड़ी सी सख्ती बरतता है तो उसके बाद में मनीषा जो होती है अब ये अपने ही पति की कत्ल की प्लानिंग कर लेती है। उसके बाद में ये अपने देवर ज्ञानेश्वर को अपने साथ मिलाती है। उसके बाद तारीख तय होती है 15 अक्टूबर साल 2025, और इसी 15 अक्टूबर साल 2025 को जो घर के मुखिया रामनाथ थे, जिनकी उम्र 56 साल थी, वो अपने काम के सिलसिले में बाहर जाते हैं और उस समय परमेश्वर घर पे ही था। उसी समय मनीषा और उसका जो देवर ज्ञानेश्वर था ये मिलकर परमेश्वर की हत्या करते हैं। हत्या करने के बाद में उसके शव को एक बोरी में बंद करते हैं और गांव के ही बाहर जो नज़दीक में तालाब है उसी तालाब में फेंक आते हैं। अब कोई पूछता है तो यही कहते हैं कि वो तो बस बाहर काम करने के लिए चले गए। यकीनन दोस्तों, जब पुलिस ने इस पूरे केस का खुलासा किया तो हर कोई हैरान था, परेशान था कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। बहरहाल दोस्तों, एक ऐसी कहानी थी जिस परिवार के अंदर देखो सब कुछ ठीक था, पैसे थे, सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद भी इस परिवार का एक शख्स गलत निकला। एक शख्स मैं उसको कहूँगा जो भाई था। पत्नियों को तो कुछ कहा नहीं जा सकता, आजकल की पत्नी आप सब लोग जानते हैं, लेकिन जो भाई था कम से कम उसके अंदर तो समझ थी। उसके साथ तो अपने भाई के साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और आज लाइट ने बहुत ज़्यादा परेशान किया, आप लोग देख रहे थे ऐसे ऐसे हो रही थी, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। बाकी दोस्तों, मिलता हूँ मैं आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।